डॉक्टर चरण सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। डॉक्टर चरण सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीईओ हैं इग्रो फाउंडेशन के। आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के साथ लगातार काम करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल शक्तिकांत दास साहब ने बैंकिंग रेगुलेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी चैलेंजेस, साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारियाँ हैं उसको लेकर के काफ़ी बड़ी बातें कही। आप इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है उसके रेगुलेशन को लेकर के भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर, उसके बाद फिर उन चैलेंजेस की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मैं खुद रिजर्व बैंक में 25 साल रहा हूं और उसके बाद आईएमएफ में रहा हूं। तो मैंने दोनों पक्षों से देखा है, रेगुलेटर और खुद कमर्शियल बैंक में भी रहा हूं। तो एज अ कमर्शियल बैंक, एज अ रेगुलेटर एंड एज अ सुपर रेगुलेटर आईएमएफ सबको देखा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, इसकी रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी हैं। और इसका लोहा फेड रिजर्व में भी माना जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2012 में जब मैं खुद आईएमएफ में नौकरी कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया के सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के लोग फेड रिजर्व में जाके उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसीज, ये तमाम सारी चीजें होती हैं, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये तजुर्बा, जो रेगुलेशन में पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, वो है। और इस बार जो कल उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें ये चीज को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से, उल्लेखनीय तरीके से पूरा बयान किया, जब उन्होंने कहा कि जब दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान डेरिवेटिव मार्केट एकदम गंभीर थी और पूरी दुनिया को 2008 में उसने गहराई में डाल दिया था, रिजर्व बैंक में वैसा नहीं हुआ था। उनकी रेगुलेटरी सुपरवाइजरी पावर्स बड़ी स्ट्रांग थी। उसके बाद उन्होंने कोविड की बात कही। कोविड के दौरान जब फिस्कल स्टिमुलस सारी दुनिया में दिया जा रहा था, रिजर्व बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी स्टेबल चल रही थी और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया जब उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फिर जब पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बड़ी तेजी से बढ़े और स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू की गई, उस टाइम भी रिजर्व बैंक काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी सुपरवाइजरी स्ट्रेंथ है, उसको कल अपनी स्पीच में, और क्योंकि उनके सामने इंटरनेशनल ऑडियंस थी, बीआईएस के लोग बैठे हुए थे, जी। बुंदेस बैंक के सब आए हुए थे, फॉरेन से बहुत डेलीगेट्स आए हुए थे, डिप्टी गवर्नर्स वगैरह, उनके सामने जो इन्होंने ये स्पीच दी, बहुत अहम स्पीच थी और बड़ी टाइमली स्पीच थी। चरण सिंह साहब, अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्लोबल जो जीडीपी का जो डेट पोर्शन है, पब्लिक डेट, उस पर उन्होंने काफ़ी बड़ी चिंता जताई। आईएमएफ जिसमें आप खुद काम कर चुके हैं वो कह रहे हैं कि 2030 तक जो पब्लिक डेट है वो वर्ल्ड जीडीपी के 100% तक पहुंच सकता है। अभी ये 83% के स्तर पर है। कितनी बड़ी मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए, और भारत के संदर्भ में आप इस पब्लिक डेट की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मुझे इस बात पे बात करते हुए प्रसन्नता भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। देखिए, हम जब लोग रिजर्व बैंक में थे और हम लोग अपनी नीतियां बना रहे थे, खास करके 91 से 2009 तक, तो उस टाइम हम लेके आए थे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आए थे, जहां पर हमें कहा जाता था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से कि maastricht ट्रीटी के नीचे, तो यूरो की जो ट्रीटी है, जी। 60% से ऊपर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं होना चाहिए। हम उनको बहुत बताते थे कि हम इमर्जिंग मार्केट हैं, कंट्री में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, कोई सुनता नहीं था हमारी, और हमें रेटिंग एजेंसीज तक जी। एकदम डब कर देती थी कि हमारी फिस्कल फिस्कल पॉलिसीज बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए, जब हम उनको कहते थे कि हमारी जरूरतें हैं, हम अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं था। आज ये हालात हो गए हैं कि 60%, 60% डेट टू जीडीपी रेशियो का कहाँ दुनिया में कोई बयान कर कोई रहा है। बात ही नहीं हो रही। जी। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज, जैसे गवर्नर ने कहा, 93% डेट टू जीडीपी रेशियो चल रही है और अगले कुछ वर्षों में 100% डेट टू जीडीपी रेशियो चली जाएगी। और इसके मूल प्रॉब्लम ये आएगी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स का बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा। और सिर्फ एडवांस कंट्रीज तो चलो, क्योंकि अमीर देश हैं, ये अपने आप को थोड़ा संभाल पाएंगे। एलआईसी जो लो इनकम कंट्रीज हैं और इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए इतना हाई डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दुनिया में कौन लोन देगा, सभी गंभीरता से गुजर जी। रहे हैं, किसी के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, इंटरनेशनल लोन की गुंजाइश नहीं है। तो गवर्नर ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छा कहा कि अभी प्रेशर क्या आ रहा है। अभी प्रेशर यह आएगा कि सेंट्रल बैंक को कहा जाएगा कि अभी आप सरकार का लोन
देना शुरू करो, सरकार को लोन देना शुरू करो। हम्म। और आपको पता ही है कि जब सरकार को लोन सेंट्रल बैंक देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। एक साइड में एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के कारण, जी जी। दूसरी साइड में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी कारण है कि इस अहम स्पीच में गवर्नर ने इस चीज को फ्लैग किया है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत स्कोप है। हम लोग सीबीडीसी का शायद इस्तेमाल बहुत अभी अभी उसमें वक्त है, लेकिन अभी आरटीजीएस या फिर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से उनकी मदद से इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप ने भी काम शुरू किया है। आपको लगता है सर कि इसमें कुछ कमी आ पाएगी? हम लोग मतलब G20 में हमने कहा 3% तक आना चाहिए, अभी ये 6-7% के आसपास मेरे ख्याल से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और इंडियंस को इस टाइम पे बहुत प्राउड फील करना चाहिए। हम लोगों ने आरटीजीएस बनाया हमारे देश में, उसको हम लोग अच्छी तरीके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कोई मेरे ख्याल आरटीजीएस पे ऑपरेट भी कर रहा है। अभी इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और अब देखिए, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं 2027 तक यूएस डॉलर 250 ट्रिलियन हो जाएंगी। और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो 6 गुना बढ़ जाएगा। 2022 में 889 बिलियन था और जी। 2030 में 5.6 ट्रिलियन हो जाएगा। ह्यूज कॉमर्स का इसमें पोटेंशियल है। गवर्नर ने इसमें ये चीज पे रेमिटेंसेस पे जोर दिया और कहा कि अभी हम लोग जो आरटीजीएस है उसको हम यूरो और करेंसीज में भी कन्वर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, मूवमेंट ऑफ पेमेंट बहुत आसान हो जाती है। इंडिया में ही देख लीजिए, हम जब आरटीजीएस करते हैं उसका कॉस्ट बहुत कम है। जब इंटरनेशनल रेमिटेंसेस चल रहे हैं, एक तो कॉस्ट की बात है, एक एक्सचेंज रेट की भी बात जी। होती है। और आजकल जिन लोगों के भी रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं, आप देखेंगे एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा कॉस्ट एक कन्वर्शन के टाइम आता है। तो दोनों पक्षों पे मुझे, एक तो जिस गति से चलता है उस गति का भी गवर्नर ने बताया कि हम लोगों को थोड़ा समझ से काम करना पड़ेगा। एक तो गति है, एक उसका कॉस्ट है और एक्सचेंज रेट का फैक्टर है। तीनों पे बहुत अच्छा, जो कंट्रीज रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती हैं उनके लिए बहुत लाभ होगा। सर अब चलते चलते उस अहम मुद्दे की बात जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि बैंकों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके खतरों से भी सभी को सावधान रहना होगा। ये कितना बड़ा थ्रेट है और कैसे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है अपनी जो मजबूती है आज के बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में अपने आप को सेफ रख सकती है? ये एक बहुत अहम मुद्दा उन्होंने उठाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दोनों साइड चल सकती है। उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा और हम लोग भी महसूस करते हैं जब बैंकों में बैठे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑफ कोर्स फ्रॉड की बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उन, क्योंकि इतना बड़ा इसमें एरिया है, इसके आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको चाहिए होगा। जो फिनटेक कंपनीज हैं वो खुद ही इतनी ज्यादा और खुद कम है, उसमें कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसके ऊपर भी बहुत जोर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा और मैं उससे पूरा सहमत हूं कि ये फिनटेक कंपनीज और ये बिग टेक कंपनीज आपको राइड करने की जगह बैंकों को खुद अपनी क्षमता इतनी बढ़ानी चाहिए। इसका मूल आधार क्या हो सकता है, इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं? आप देखिए, जब हम लोग छोटे होते थे तो बैंक में आने के लिए बी कॉमर्स और बी कॉम या बी इकोनॉमिक्स की डिग्री को अहम माना जाता था। अब मुझे लगता है जिस तरीके टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को टेक ओवर कर लिया है, तो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट में हमें टेक सेवी यंग अफसर्स लेने बहुत जरूरी होंगे। इसके अलावा हमें बैंक के अंदर ही एक डिपार्टमेंट जिसमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा जोर देंगे। और ये इन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सीबीडीसी बना रहे हैं बैंक से पूरी सहयोग के साथ सैंड बॉक्सेस बना रहे हैं, उसी तरीके हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बैंक के अंदर ही सराउंड करनी पड़ेगी ताकि हम किसी तरीके ब्लैकमेल ना हो पाए और बाकी की जो फिनटेक कंपनीज बाहर हैं वो हमें राइड ना कर पाए। क्योंकि कुछ ही चंद फिनटेक कंपनीज हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन रिस्क जी। बढ़ सकता है, तो ओलिगोपोली या ब्लैकमेल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बैंकिंग के अंदर। और क्योंकि ऑडिट करना बहुत मुश्किल है, बड़ा ओपेक सिस्टम है इसके अंदर, तो ऑडिट करना बहुत मुश्किल है बैंकों के लिए। बाद में संभालना सिचुएशन गंभीर हो सकती है। एक और बात है जो बहुत जरूरी है, जो इन्होंने भी अपने कहा, फिनटेक कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इनका नाता बहुत है। और एनबीएफसी से जब बैंकिंग इंडस्ट्री जुड़ जाती है, फाइनेंशियल सेक्टर जुड़ जाता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जोखिम आ सकती है। तो इसका तरीका यही है
कि बैंकों को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। बैंकिंग फर्म्स, बैंकों के अंदर ही टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे जो ये सारा कुछ खुद प्रोवाइड कर सके। एआई और एमएल की यूज हम लोग डिसाइड करें और किस तरीके करें। लास्ट पॉइंट जो जी, इसमें जी। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सोच समझकर कदम उठाया था, दुनिया पूरी में जोखिम आया। 2008 का जो स्टोरी आपको पता है, सब प्राइम क्राइसिस की पता जी, है, जी। इंडिया में नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत संभल के चल रहे थे। गवर्नर की स्पीच ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, दुनिया को तो बताया ही है, पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट सुपरवाइज करते जी हैं। सर। इन्होंने ये दोबारा प्रूव कर दिया कि हम लोग बहुत संभल के एआई को अडेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्सिबली उसको अडॉप्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह, बहुत ही विस्तार से आपने इन तमाम पक्षों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इकॉनमी टुडे में एक बार फिर से जुड़ने के लिए।